हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 सितंबर 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 के बीच में उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज के इस वीडियो में विथ डिटेल्स के साथ कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। देखिए, ये हमारा पार्ट 4 है। मैंने इस यूनिट को 4 पार्ट में जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया और इन 4 पार्ट के अंतर्गत मैं आपको 105 यानी 105 क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसके साथ ही साथ मैं डिटेल्स भी बता रहा हूं। यानी कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के जब डिटेल्स बताए जाते हैं तो वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उनको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर इससे पहले मैंने जो 3 पार्ट अपलोड किया है, अगर उस पार्ट्स को अभी आपने देखा नहीं है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम बूस्टर के नाम से। वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो इस समय इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपलोड किए हैं। और लगभग उच्च शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड हो गया आपका जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया, इन सभी यूनिट से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराया। आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि सभी क्वेश्चन को, यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट भी करना है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उसके लिए कोई परेशान आपको नहीं होना, लेकिन प्रयास करना है कि उसका राइट आंसर आप बता पाएँ। नहीं तो मैं राइट आंसर भी बताऊँगा, उसको एक्सप्लेन करके भी समझाऊँगा। और यहाँ पर आपको बस करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद जो कि स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है, इसका वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। ये आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है। आयुर्वेद जो कि एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है, यानी कि हमारी भारतीय पद्धति में रोग को दूर करने के लिए इस पद्धति या इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक होता है। इसका वर्णन इन सभी जो विकल्प दिए गए हैं, अलग अलग वेद के नाम है, इसमें से किस में है। पहला तो ऋग्वेद आपको दिया गया है, बी यजुर्वेद दिया गया है, सी सामवेद दिया गया है, डी अथर्ववेद दिया गया है। तो अब इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या है, इसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, वीडियो को पॉज करिएगा, इत्मीनान से क्वेश्चन को सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद से राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन पहले आप जरूर अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। इस तरीके से आपका माइंड भी चलेगा कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अथर्ववेद। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आयुर्वेद जो कि स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है, इसका वर्णन किस वेद से आपको मिलता है, तो अथर्ववेद से मिलता है। देखिए, आपको याद रखना है कि वेदों की संख्या कितनी है हमारी, तो वेदों की संख्या 4 है। एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा आपका है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में ही आयुर्वेद का वर्णन किया गया है, जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है। ये आपको याद रखना है। देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिएगा, डायरेक्ट अथर्ववेद के बारे में भी दे सकता है, लेकिन इसने आयुर्वेद दिया गया है, तो अथर्ववेद का ही ये उपभाग एक तरीके से कह लीजिए, उसी से ये उद्धृत है आपका आयुर्वेद। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में इनके बारे में, कुछ एक एक पॉइंट जान लेते हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में ये सारी चीज़ें एक ही वेद के रूप में थी, लेकिन इसको जैसे कहते हैं ना, अध्ययन के रूप में अलग अलग करके आसानी के लिए लोग अलग कर दिए, लेकिन ये एक ही वेद का हिस्सा है। एक ही वेद में जो है सारा कुछ ये मेंशन था, लेकिन इसको अलग कर दिया गया धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,527 है, और ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है, और इसका मूल विषय ज्ञान है और विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति है। यानी ऋग्वेद में जो है भगवान की स्तुति, भगवान की आराधना, उससे संबंधी मंत्र उच्चारण के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। इसमें जितने भी मंत्र है भगवान को पूरी तरीके से उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। तो ऋग्वेद आपका पूरी तरीके से इससे संबंधित है। और हम यजुर्वेद के बारे में बात कर ले
तो इसमें जो है कार्य या यज्ञ की प्रक्रिया के लिए जो है 1975 गद्यात्मक मंत्र है। यानी ये पूरी तरीके से यज्ञ की जो क्रिया होती है पूजा करने के दौरान, उसके बारे में इस वेद में पूरा वर्णन दिया गया है। और सामवेद के बारे में अगर हम बात कर ले तो इस वेद में जो है प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए जो है 1875 संगीतमय मंत्र दिए गए, यानी ये संगीत से संबंधित आपका सामवेद है। संगीत के बारे में इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्णन है और मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताया कि 1875 संगीतमय मंत्र जो है इसमें लिखे गए हैं सामवेद में, ये आपको याद रखना है। और ये जो वेद होते हैं इनको गा गा के ही मतलब पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे बुक्स पढ़ी जाती हैं उस तरीके से। आप देखोगे तो इसको गा गा के संस्कृत में पढ़ा जाता है। अथर्ववेद के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये आयुर्वेद से संबंधित है। इसमें जो है आपका जो चिकित्सकीय प्रणाली है स्वदेशी पारंपरिक तौर पे, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप कि सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, यजुर्वेद में क्या एक्सप्लेन किया गया है, सामवेद में संगीत किस वेद से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन कई पूछ लिया जाता है। तो ये क्लियर रहेगा तो आपका किसी भी एग्जाम में ये काम कर जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड NBA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपके लिए कि शिक्षक शिक्षण संस्थाएं, बी है तकनीकी संस्थाएं, सी है कृषि संस्थाएं और डी है चिकित्सकीय संस्थाएं। तो इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड यानी कि NBA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर तकनीकी संस्थाओं को जो है ये प्रमाणन का काम या ये जो संस्थाएं होती हैं ये आपके NBA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, जितनी भी तकनीकी संस्थाएं हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड NBA जो यहाँ पर दिया गया, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ NBA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन। ये आपको याद रखना है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर AI और CTE बोला जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत स्थापित जो है शिक्षण 10U प्रमाणन संस्थान है, और यह विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं जैसे कि वास्तुकला, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधित विषयों में गुणात्मकता का सुनिश्चित आकलन करता है। कौन करता है? NBA करता है। ये इसके क्षेत्राधिकार में आता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर NBA के और भी जो कुछ प्रमुख कार्य हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि प्रोग्राम या कोर्स के लिए मान्यता प्रदान करना भी NBA का काम है तकनीकी शिक्षा से जुड़े, और इसके साथ ही साथ AICTE द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी जैसे विषयों पर डिप्लोमा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक के कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन या NBA जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है, या ये इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और देखिए NBA इंजीनियरिंग तथा संबंधित क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली में नए नए तरीकों को बढ़ावा देने का भी काम करता है, और NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए परामर्श तथा नई दिशा निर्देश भी जो है प्रदान करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास तथा सुधार के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सुझाव भी प्रदान करने का काम NBA करता है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने का प्रयास जरूर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं A से लेके E तक, और पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन से किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। सूचकांक को हिंदी में सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स भी यहाँ पर कहा जाता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं और आप भी इसे पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ के राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले दिया गया है कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान है, बी है पुस्तकालय और तकनीकी संसाधनों के उपयोग की पद्धति, और सी है आपका पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना,
और डी है यहाँ पर सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, और ई है उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नियोजन पद्धति। अब देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी इन 4 विकल्पों में से ही अपना आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, इत्मीनान से प्रश्न को समझिए, उसके बाद से इसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहला सी है और डी और ई। यहाँ पर किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक के तौर पे आपका पाठ्यक्रमों का सामाजिक ज़रूरतों के संगत होना, यानी कि जो भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग, चाहे आपके आर्ट के कोर्स हो गए या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड कोर्स हो गए, अगर वो सामाजिक ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल नहीं करती हैं तो यहाँ पर वो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो भी हम कोर्स करते हैं कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत या इम्प्लीमेंटेशन हमारे समाज में होती है, अन्यथा अगर जो चीज़ यूज में नहीं होती है हम उसे बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो कोर्स आपको वैसे ही करना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट समाज के अंदर हो, तभी जाकर जो है आप आगे चलकर बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं उस कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स या सूचकांक दिया गया उसमें पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के असंगत होना और सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन और इसके साथ ही साथ उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नियोजन की पद्धति, ये सभी जो है उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक है, ये आपको याद रखना है। देखिए उच्च अधिगम संस्था विद्यार्थी केंद्रित होती है, ये आपको याद रखना है। जो उच्च शिक्षा आपकी पद्धति होती है, उच्च शिक्षा संस्थान जो होते हैं वो आपके शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, जहां पर विद्यार्थियों के अवधारणात्मक जो कॉन्सेप्चुअल तथ्य होते हैं उनके विकास के साथ ही साथ उनके नियोजन पर भी जो है काम किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है बाह्य जिम्मेदारियों के संदर्भ में पाठ्यक्रम इस तरह बनाया जाता है कि विद्यार्थी की उसकी सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही साथ बाह्य जिम्मेदारियों में संस्थान शिक्षार्थी में गुणात्मक बदलावों को निरूपित करता है तथा व्यवहारिक जीवन से जोड़कर चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, मान ली बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, जब तक आप समाज से या उसको ग्राउंड से जोड़ के इम्प्लीमेंट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी प्रासंगिकता आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि व्यवहारिक जीवन से इन चीज़ों को जोड़कर जो है बताने का प्रयास किया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय के किस सांवैधिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला दिया गया सीनेट के पास होती है, बी है सिंडिकेट के पास होती है, और यहाँ पर सी दिया गया है विद्वत परिषद के पास होती है, और डी है बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास होती है। तो इन चारों विकल्पों में से विश्वविद्यालय के किस सांवैधिक निकाय के पास जो है अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति जो है उसके अंदर होती है, इसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर विद्वत परिषद, इसको इंग्लिश में एकेडमिक काउंसिल भी कहा जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। शुद्ध हिंदी है तो क्लियर नहीं हो रहा होगा, इंग्लिश में इसको एकेडमिक काउंसिल भी कहा जाता है। देखिए किसी विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद या एकेडमिक काउंसिल नामक सांवैधिक निकाय के पास जो है अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति निहित होती है, ये आपको याद रखना है। और विद्वत परिषद यानी कि एकेडमिक काउंसिल जो है सभी शैक्षणिक मामलों के लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से होती है। ये जो आपकी एकेडमिक काउंसिल होती है ये आपको याद रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझ सकते हैं कि अकादमिक नीति के निर्धारण एवं विनिमय आदि में जो है इस परिषद में सभी स्तरों के संकाय भागीदार होते हैं। इसके साथ ही इसमें सरकार के प्रतिनिधि तथा बाहरी विषय के विशेषज्ञ भी जो है शामिल होते हैं, और परिषद द्वारा किया गया निर्णय अन्य वैधानिक निकायों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी काउंसिल है इसमें कई तरह के लोग होते हैं, जैसे विषय के विशेषज्ञ होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं इसमें कोई। ठीक है, तो इस तरीके से ये एकेडमिक काउंसिल तैयार किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है ये अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति इस एकेडमिक काउंसिल के अंदर पूरी तरीके से होती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य है। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य
इन सभी विकल्पों में से कौन सा है, यही आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए दिया गया यहाँ पर कि किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में उसकी सहायता करना। बी है वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन करना। यहाँ पर आपका हो जाएगा सृजन करना नहीं, सृजन में सहायता करना। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका बीच में होना चाहिए, ये आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन में सहायता करना है। सी है आपका नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ लोगों की पहचान में सहायता करना। डी है ठीक से काम करने वाले और ठीक से काम नहीं करने वालों के बीच विभेद करने में सहायता करना। ई दिया गया प्रशिक्षुओं को व्यवस्था की खामियों को समझने में समर्थ बनाना। अब देखिए ये निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य के बारे में इतने सारे उद्देश्य दे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा उद्देश्य आपका करेक्ट है, सही है, उसी का चुनाव करके नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास जरूर करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में उसकी सहायता करना, ये आपका निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही साथ वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन में सहायता करना, ये भी आपका आता है। इसके साथ साथ नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ लोगों की पहचान में सहायता करना, ये सभी निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये निष्पादन मूल्यांकन क्या है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि ये आपका राइट आंसर है, ये है। अब ये निष्पादन मूल्यांकन क्या है, इसको देखिए। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, जिसको इंग्लिश में परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन सिस्टम भी जो है कहा जाता है, वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा किए गए कार्य, शिक्षण अधिगम कार्यों के सुव्यवस्थित, निष्पक्ष तथा तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, वो आपका निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें शिक्षक के कौशल, कार्य निष्पादन की क्षमता तथा संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन जो है कर लिया जाता है निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत। तो ये शिक्षक के मूल्यांकन से संबंधित आपका मूल्यांकन प्रणाली है, तो इसको अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है। और यहाँ पर कुछ देश के बारे में नाम दिया गया है और इन्हीं देशों में से घटता हुआ क्रम हमें लगाना है, यानी कि सबसे पहले उन देश का नाम हमें मेंशन करना है जहाँ पर अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इस तरीके से घटते हुए क्रम में लगाना है। पहले भारत दिया गया है, बी चीन दिया गया है, सी दक्षिण अफ्रीका और डी रूस दिया गया है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर यूजीसी ने किसी भी विकल्प को नहीं माना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का जो है कॉमन एक तरीके से अंक कह लीजिए सभी विद्यार्थियों को मिला होगा। 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस एग्ज़ाम में, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई भी विकल्प जो है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सही आंसर नहीं माना। लेकिन अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप जान लीजिए। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में चीन का विश्व में पहला स्थान है। अब देखिए ये कुछ इन चारों देशों की जो रैंकिंग है वर्ल्ड ओवर में अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन में, यानी जो रिसर्च पेपर होता है उसके पब्लिकेशन में, तो चीन का पहला स्थान है यहाँ पर। और अगर हम बात कर लें तो वर्ल्ड ओवर में मान लीजिए पूरे विश्व में अगर 100% में अगर हम निकालें कि 100% मान लीजिए रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें से चीन जो है 20.67% कर रहा है, ये पहले नंबर पे इस तरीके से। उसके बाद से यहाँ पर आपका जो कि इस ऑप्शन में और भी विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो भारत आपका दूसरे नंबर पे मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आता है, याद रखना है। तो ये पूरे विश्व में जो भी रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो रही है उसमें से कंट्रीब्यूट ये कितना कर रहा है, 5.31% का, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर रूस आ जाता है, रूस का यहाँ पर मेंशन है, तो रूस कितना कर रहा है, 3.19% का विश्व में जो रिसर्च पेपर है उसका पब्लिकेशन कर रहा है, और उसकी रैंकिंग 7वीं है और भारत की तीसरी है और इसकी पहली है, ये आपको याद रखना है।
और दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करें तो इसकी रैंकिंग 29 है, यानी 29वां स्थान है विश्व में। तो इस प्रकार से इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर यूजीसी ने कोई भी विकल्प नहीं माना है। तो इस तरीके से जो डिटेल्स थे मैंने उसको बता दिया। बाकी हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला तो विकल्प दिया गया है कि भारतीय शोध प्रबंधों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप यहाँ पर उपलब्ध कराता है। बी ई जर्नल्स उपलब्ध कराता है। सी है प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर जो है आपका उपलब्ध कराता है। डी है विश्लेषणात्मक तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई जर्नल्स जो है उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास या जो पहल है वो छात्रों को और अनुसंधानकर्ताओं को ई जर्नल्स जो इंटरनेट के माध्यम से जो जर्नल्स होते हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। ई शोध सिंधु का मुख्य उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा हेतु गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तथा ई जर्नल्स आदि का पहुंच प्रदान करना है। यानी कि ये जो छात्र हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो इन ई जर्नल्स तक बहुत आसानी के साथ जो है पहुंच सके, उनको पढ़ सकें। ठीक है, ये मकसद है, ये याद रखना है आपको। जिसमें सदस्यता के कम दरों पर जो है शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण पाठ या ग्रंथ सूची एवं तथ्यात्मक डेटाबेस आदि जो है पूरी तरीके से ये शामिल होता है। ई शोध सिंधु एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए इस प्रकार से है, जहां पर छात्रों और जो शोधकर्ता हैं उनके लिए ई जर्नल्स को जो है प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो आई होप ये जो मानव संसाधन मंत्रालय है ये आपका शिक्षा मंत्रालय में बदल गया है। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा और आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन भी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। गंगा नदी के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन इन सभी विकल्पों में से ऐसा कौन सा शैक्षणिक संस्थान है जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, बी है आपका पुष्पागिरी विश्वविद्यालय और सी है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी है तक्षशिला विश्वविद्यालय। सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है और ये एक प्राचीन शैक्षिक संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए विक्रमशिला जो है वर्तमान में जो है भागलपुर जिला जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। और इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात कर ले तो इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने कब, डेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, 783 से आपका 820 ईसा पूर्व, इस तरीके से इस टाइम पीरियड में जो है इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, जो है पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा 783 से लेकर 820 ईस्वी के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। और मान्यता अनुसार जो है 1193 ईस्वी में, मान्यता के अनुसार 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। यानी 1193 में ये जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको बख्तियार खिलजी की सेना के द्वारा पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। और ये जो प्राचीन शैक्षणिक संस्थान है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, जिसको यहाँ पर NSQF इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, NSQF ये आपका हो जाएगा। यफ के अनुसार स्नातक वोक डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट पूरा करना अपेक्षित है, यानी कि जरूरी है। इन चारों में से आपको बताना है। पहले इसका आंसर दे लीजिए, फिर उसके बाद से मैं इसको डिटेल में आपको क्लियर करता हूँ। पहला दिया गया है 60 क्रेडिट है, बी है 80 क्रेडिट, सी है 120 क्रेडिट और डी है 180 क्रेडिट। अब इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 180 क्रेडिट जो है प्राप्त करना ये आपका अपेक्षित है, यानी ज़रूरी है। अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए पहले तो इस N और SQF के बारे में जानते हैं।
तो इसका फुल फॉर्म आप सभी को हिंदी में यहाँ पर लिखा ही गया है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। इंग्लिश में आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए ये जो है भारत के द्वारा जो है, भारत सरकार के द्वारा एक तरीके से स्टार्ट किया गया है और इसके अंतर्गत जो है कौशल विकास करके कुशल मानव संसाधन तैयार करने हेतु जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को। कुशल मानव का मतलब वो स्किलफुल हो, उसको कुछ न कुछ जो है कौशल आता हो, चाहे कंप्यूटर का काम करने का कौशल हो या मशीनों को ऑपरेट करने का कौशल हो, यानी उसके अंदर जो है कौशल को डेवलप करना है, यानी कि कुशल मानव संसाधन तैयार करना है इस राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से। इतना आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। इसके बाद से यूजीसी के निर्देशों के अनुसार जो है बी वोक डिग्री हेतु जो है 180 क्रेडिट प्राप्त करना अपेक्षित या जरूरी है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि इसका पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा, ये आपको याद रखना है, जिसमें अभ्यर्थी 1 वर्ष बाद जो है क्या उसको मिल जाएगा, 1 साल के बाद जो है उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा। और जैसे कि हम लोग करते हैं तो जब तक पूरा आपका यूजी हो गया, जिसमें बीए करते हैं या बीएससी करते हैं या बीकॉम करते हैं, इसमें जब तक 3 साल आप कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक उस डिग्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल अगर कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल कंप्लीट करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और 3 साल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका कार्यक्रम काम करता है और ये सारा डिटेल्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MHRD भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से आपका, इंग्लिश में मैं इसे कर देता हूँ, AR आपका हो गया, आई फिर हो गया, और फिर उसके बाद से इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। क्या अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट इसका फुल फॉर्म है। बी दिया गया अटल रिसर्च इनिशिएटिव ऑन इनोवेशन एंड एकेडमिक्स, इसका फुल फॉर्म है। सी है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट है, या डी है अटल रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म होता है आपका अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यह सभी बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। कौन? ये आपको याद रखना है, ये जो आपका अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लिए जो है कुछ मापदंड हैं, जैसे कि बजट आपका हो गया, और संरचना एवं सुविधाएं हो गई, जागरूकता हो गया, उद्यमिता हो गया, वाणिज्यकरण हो गया, अधिगम प्रणाली हो गया, और अभिशासन। ये कुछ मापदंड है। इसी के अनुसार जो है यहाँ पर जो उच्च शिक्षा संस्थान है एवं विश्वविद्यालय हैं उनका मूल्यांकन यहाँ पर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी मैं आपको बता देता हूँ, भूल रहा था, कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो MHRD के द्वारा की गई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में आपका शिक्षा मंत्रालय है। इसी के द्वारा जो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथन को आपको पढ़ना है, उसके बाद से उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है, समझना है, उसके बाद से आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए कथन पहले में दिया गया कि मानित विश्वविद्यालय यानी कि डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी असंबद्ध विश्वविद्यालय होता है। कथन दूसरा बताया जा रहा है कि किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आवश्यक रूप से 1:10 से कम नहीं होना चाहिए। अब दोनों कथन को आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद से ही ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करें। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कथन पहला आपका सत्य है और कथन दूसरा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। मानित विश्वविद्यालय डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी असंबद्ध विश्वविद्यालय होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मानित विश्वविद्यालय डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या सम विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई एक मान्यता है और यह भारत में एक प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, लेकिन ये इन दोनों से हट के होते हैं। इनको सरकार के द्वारा एक तरीके से मान्यता दी जाती है। अब इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, भारत में उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय कहते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी जाती है। वो विश्वविद्यालय आपके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या मानित विश्वविद्यालय कहे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मानित विश्वविद्यालय आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनको जो है मान्यता दी जाती है। तो याद रखना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है मानद विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय उस विश्वविद्यालय को कहते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी जाती है। वही विद्यालय आपके विश्वविद्यालय जो है आपके मानित विश्वविद्यालय होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया कि मानित विश्वविद्यालय क्या है। अब देखिए, कथन दूसरे में दिया गया है, किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात आवश्यक रूप से 1:10 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। 1:10 का यहाँ पर अनुपात आपका नहीं है। याद रखना है आपको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है सम विश्वविद्यालय संस्थान विनिमय 2019 के अनुसार मानित विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है 1:20 का होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 1:10 का दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इन जो मानित विश्वविद्यालय हैं इनमें और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, मानक बनाए गए हैं जिसको फॉलो करना होता है, जैसे कि सहकर्मी समुचित अथवा स्वीकार्य गुणवत्ता की जो है स्कोप्स अथवा वेब ऑफ साइंस पत्रिकाओं में प्रति संकाय कम से कम 2 वार्षिक प्रकाशन होने अनिवार्य है। यानी 2 यहाँ पर आर्टिकल या रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ संस्थान जो है कम से कम 20 वर्षों से अस्तित्व में हो। इसके साथ ही साथ संस्थान में प्रति छात्र कम से कम 30 वर्ग मीटर का जो है निर्मित क्षेत्र भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के मानक अगर फुलफिल करता है, वो भी 20 वर्ष से अस्तित्व में कोई महाविद्यालय है, तो वो यहाँ पर मानित विश्वविद्यालय की मान्यता ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम II यहाँ पर P कब अस्तित्व में आए, ये आपको बताने का प्रयास करना है। अब देखिए, यहाँ पर डेट दिया गया 1972, B है आपका 1975, C है आपका 1982 और D दिया गया 1992। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 1972 में जो है ये जो है अस्तित्व में आए थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखिए, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो UNEP की स्थापना 5 जून, ये भी डेट आपको याद रखना है, 5 जून 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय गतिविधियों के संयोजन एवं विकासशील देशों को पर्यावरण हितैषी योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने हेतु जो है की गई थी। ये आपको याद रखना है इसकी शुरुआत। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद से भारत में इससे संबंधित कार्यों हेतु नोडल मंत्रालय जो बनाया गया है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय आपका है। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये आपका जो पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला यूनिट है उससे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन इसमें आपका मेंशन हो गया, लेकिन इसको भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र के पास उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या अधिकतम है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है दमन एवं दीव और डी यहाँ पर है चंडीगढ़। तो राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता है हरियाणा की भी राजधानी है और इसके साथ ही साथ पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है।
अब देखिए इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के बाद अभी कोई भी जनगणना नहीं हुई है। आपको पता है कि भारत में हर 10 वर्षों के बाद जनगणना कराई जाती है और अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम है, कहीं पे 4 साल में कराई जाती है, कहीं 5 साल में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो जो देश ज़्यादा विकसित होगा, जिसके पास पैसे धन संपत्ति ज़्यादा होंगे, तो वो कम समय में भी जनगणना करा सकता है। तो हमारे देश में फिलहाल में 10 वर्षों में जो है एक बार जनगणना कराई जाती है। तो 2011 में ये जनगणना कराई गई थी, 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन ये जो कोविड का पूरा मामला आपका चला, इसमें कोई भी जनगणना इस प्रकार से नहीं हो पाई है। ये पेंडिंग चल रहा है, अभी ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम 2011 के आंकड़ों को ही देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.15% यानी कि 68 मिलियन भारतीय स्नातक हैं। ये आपको याद रखना है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये भी आपको याद रखना है। जिनमें चंडीगढ़ 24.65% स्नातकों के साथ प्रथम स्थान पर है और दिल्ली ये जो है द्वितीय स्थान पर है, जहां पर 22.56% जनसंख्या स्नातक है, यानी कि यूजी है, वो स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर रखी है। तो यहाँ पर आपका चंडीगढ़ ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 24 जो है 0.65% जो है यहाँ के अनुपात के हिसाब से लोग क्या है, स्नातक है। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। देखिए मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा पॉइंट। तो जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा पॉइंट या कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको क्लियर करने का भी प्रयास करूँगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना NEAT नीट निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है। यानी कि NEAT का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है, बी है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, सी है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग है, डी है नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इसका फुल फॉर्म ही आपको सिंपली बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी आपका NEAT का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में समझते हुए हम चलते हैं। उच्च शिक्षा में जो है बेहतर अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा मंत्रालय, जो कि पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसके द्वारा NEAT योजना का शुभारंभ जो है सितंबर 2019 में किया गया था और इसका पूरा नाम नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है और यह पब्लिक प्राइवेट सहभागिता मॉडल पर आधारित है। यानी पब्लिक और प्राइवेट जो एक मॉडल बिल्ड किया गया है, यानी सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है मिलके जो है इसका काम करने पर इस तरीके से ये सहभागिता काम करती है। तो आधारित है पूरी तरीके से और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया गया है। किसमें? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो आई होप कि ये भी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द यौगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की गई है। ये आपको 2020 में करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए हायर एजुकेशन में एक आध क्वेश्चन जो है, अगर कुछ ऐसी संस्थान या यूनिवर्सिटी ओपन या कुछ इस तरीके से हायर एजुकेशन से जुड़े कुछ कार्य होते हैं तो वहाँ पर एक आध क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूछा गया है फिलहाल में, इसका जो ऑप्शन है आपका कर्नाटक है, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की गई थी, यही क्वेश्चन है जो कि मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जो है इसकी स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। देखिए अंतर विश्वविद्यालय योग या विज्ञान केंद्र की स्थापना UGC एक्ट 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कर्नाटक के बेंगलोर शहर में किया गया है। कर्नाटक में तो किया गया है लेकिन जो बेंगलोर शहर है वहाँ पर किया गया है और इसका उद्देश्य योग शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शोध को बढ़ावा देना है। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए था। उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी, ये आपको बताना है। पहला है कोठारी आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी, या मोदालियर आयोग की, या फिर राममूर्ति पुनरीक्षण समिति की, या राधाकृष्णन आयोग की। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग की अनुशंसाओं का ये परिणाम थी। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जुलाई 1964 में डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है, जिनकी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1968 में नवीन शिक्षा नीति का आयोजन किया गया और इस नीति में सेकेंडरी स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला पर जोर दिया गया और इस नीति में शिक्षा पर व्यय को राष्ट्रीय आय के 6% तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। यानी कि जो भी जीडीपी हमारा है उसका 6% जो है पैसा एजुकेशन में खर्च करना है, ये भी जो है अनुशंसा की गई थी कोठारी आयोग के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और त्रिभाषी फार्मूले यानी कि एक तो जो उसका मातृभाषा है, दूसरा जो कंट्री लेवल पे बोली जाती है और एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो पहले तो शिक्षा उसको उसकी मातृभाषा में ही देना है, लेकिन त्रिभाषा फार्मूले की भी अनुशंसा यहाँ पर की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एमएचआरडी की योजना एनआईएटी का लक्ष्य क्या है, यहाँ पर ये आपको बताना है। अभी इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था, एनईएटी ये आपका है शॉर्ट नेम। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि एमएचआरडी की योजना जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, ये जो एनईएटी है इसका लक्ष्य क्या है, इन चारों में से ये आपको बताने का प्रयास करना है। पहला तो है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करना, बी है मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सरल बनाना, सी है बेहतर वित्तीय संसाधन प्रबंधन और डी है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिसरों का संस्थापन करना। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करना जो है एनईएटी का जो है यहाँ पर लक्ष्य है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर द टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, ये बार बार मैं रिपीट ऑन कर रहा हूँ क्योंकि ये अपडेट एक तरीके से हो गया मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में है, जिसके द्वारा एनईएटी जिसका मैंने फुल फॉर्म अभी आपको बताया, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना है। और इस योजना में पीपी मॉडल जो है पूरी तरीके से आपका लागू है और यह योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरीके से बल देती है, ये आपको याद रखना है। पीपी मॉडल का मतलब पब्लिक प्राइवेट इस तरीके से पार्टनरशिप से ये पूरा काम आपका होता है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है, ये आपको बताना है। पहला है हरियाणा, बी है मणिपुर, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है पंजाब। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मणिपुर में। ये आपको याद रखना है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, ये भी आपको याद रखना है। देखिए केंद्र सरकार द्वारा भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आप इसका लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समिति आयोगों से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर किस आयोग की जो है ये अनुशंसा थी, ये आपको बताना है। पहला आचार्य नरेंद्र देव समिति की, बी है मोदालियर आयोग की, सी है राधाकृष्णन आयोग की, डी है कोठारी आयोग की। इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोठारी आयोग की ये अनुशंसा थी, उनके प्रतिवेदन में ये बताया गया था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए जो है विज्ञान
कि शिक्षा और इसके साथ साथ शोध को जो है उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद से ही जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। तो ये कोठारी आयोग की अनुशंसा थी, ये आपको याद रखना है। और मैंने अभी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको एक क्वेश्चन में बताया था कोठारी आयोग के बारे में कि जुलाई 1964 में जो है कोठारी शिक्षा आयोग का जो है गठन किया गया था और शिक्षा तथा अनुसंधान को देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास तथा प्रगति हेतु निर्णायक माना गया है शिक्षा को। ठीक है, ये एजुकेशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। शिक्षित अगर लोग रहते हैं समाज में तो उस देश की जो है ग्रोथ भी तेज़ी से होती है, रूल रेगुलेशन भी आप फॉलो करा सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद से जो है इस आयोग की और भी कई सारी अनुशंसाएं थीं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए और उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए और शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और नैतिक शिक्षा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर भी बल दिया जाना चाहिए। तो ये भी कुछ अनुशंसाएं थी कोठारी आयोग की, अपनी प्रतिवेदन में इन्होंने इसको भी मेंशन किया था। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाशन, यानी बेसिकली प्रेडेटरी जर्नल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया यहाँ पर कि अवमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। बी है समान अनुशासनिक क्षेत्र की पत्रिकाओं के प्रकाशकों को उपार्जित करने के लिए करता है यहाँ पर। और सी है बिना शुल्क के किंतु समुचित पुनरीक्षण के साथ प्रकाशित करता है। और डी है समुचित पुनरीक्षण और संपादन के साथ प्रकाशन हेतु पांडुलिपि की स्वीकार्यता के बाद प्रकाशन हेतु शुल्क के लिए आग्रह करता है। तो आपको बताना है कि प्रेडेटरी जनरल क्या है इन चारों विकल्पों में से। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है प्रेडेटरी जनरल वो होता है। ठीक है, देखिए याद रखना है आपको कि प्रेडेटरी जनरल ऐसा जनरल है जिसका प्रकाशक शुल्क के लिए बिना किसी पीयर रिव्यू के अवमानक सामग्री के प्रकाशित जो है उसको करता है। उदाहरण के लिए छलपूर्ण व झूठी सामग्री आदि, यानी कि किसी का कॉपी करके, किसी का चुरा के, जो जर्नल्स जिसने ऑथेंटिक तौर पे लिखा है उसका चुरा के, झूठी सामग्री, छलपूर्ण, इस तरीके से अगर वो लिखता है तो ये आपका प्रेडेटरी जनरल के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया था। कब किया गया था यही पूछा जा रहा है। 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं शताब्दी में जो है चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। चीनी विद्वान ई चिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और वह नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियाँ लिखी हैं और जुआंग जैंग भी जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उसका विशेष ध्यान जो है बौद्ध ग्रंथों का मूल पाठ संरक्षित करने पे था और वह अपनी 17 वर्षीय भारत यात्रा के लिए भी जाना जाता है, यानी 17 वर्ष की उम्र में उसने भारत की यात्रा की थी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे सन यानी कि डेट पूछा जा रहा है। पहला दिया गया 1952, बी है 1953, सी है 1954 और डी है आपका 1956। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का यही आपको बताना है। वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट वे में ले चल रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का जरूर प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पर जो है भारत में भी राधा कृष्णन कमेटी की अनुशंसाओं के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यहाँ पर गठन किया गया, जो कि आपका यूजीसी है। ठीक है, इसका गठन कैसे किया गया था? यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पे, यानी उसी तरह पर
जो है भारत में भी राधाकृष्णन कमेटी की अनुशंसाओं इनके द्वारा अनुशंसा की गई थी और इसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह की अनुदान आवंटन जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी कोई भी अनुदान या सहायता किसके द्वारा दिया जाएगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये डेट आपका 1952 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 और ये आपका कथन वाला क्वेश्चन है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको इसी में से जो है पढ़ना है इसको अच्छे तरीके से। कथन वाला क्वेश्चन जैसा कि मैं कराता हूँ, उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है, इसके बाद से इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए कथन पहले में क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कथन दूसरा दिया गया है यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। तो एक तो ये कथन, दूसरे के बारे में मैंने डिटेल आपको बताया था, लेकिन दोनों कथन को आपको अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद से ही अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी कथन पहले में क्या दिया गया है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ये पूरी तरीके से आपका सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझना है कि विश्वविद्यालय से इसे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो कि शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। ये आपका 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पे जो है केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। तो मानित विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि कई तरह के जो विश्वविद्यालय हमारे भारत में होते हैं। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसी प्रकार से एक मानित विश्वविद्यालय होता है। इसमें कई तरह के क्राइटेरिया होते हैं, इनको फुलफिल करना होता है। जैसे कि 20 वर्षों तक वो महाविद्यालय जो भी मानित विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहा है 20 वर्षों तक वो कार्यरत रहा हो, यानी उसमें पढ़ाने पठन काम चल रहा हो, ठीक है। और भी कई सारे क्राइटेरिया, 2 बार जो है साल में कम से कम एक पब्लिकेशन जो आपका मैंने बताया था जर्नल्स, वो भी रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है मानित विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट थे मैंने अदर क्वेश्चन में भी बताया है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे जो लगा मैंने उसको भी यहाँ पर क्लियर किया। आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट वे में चल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अपना यहाँ पर बढ़ा दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए पूछा जा रहा है कि जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे जाएंगे, ये आपको बताना है। पहला तो दिया गया यहाँ पर वैश्विक और स्थानिक के बीच में तनाव, बी है पारंपरिक और आधुनिकता के बीच में तनाव, और ई है आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में तनाव, डी है गरीब और अमीर के बीच में तनाव, और ई है विकसित और विकासशील समाजों के बीच में तनाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है और उसका प्रयास करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान इन सभी विकल्पों में से कौन से तनाव देखे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए बी और इसके बाद से सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सी हो जाएगा, मैंने 2 बार यहाँ पर टाइप कर दिया सी। यानी कि वैश्विक और स्थानिक के बीच में तनाव देख सकते हैं, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच में तनाव, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में ये तनाव आपका देखा जा सकता है। देखिए यूनेस्को के तत्वाधान में डेलर्स रिपोर्ट वर्ष 1996 में विश्व पटल पर रखी गई थी। यानी कि ये जो रिपोर्ट जिसके अनुसार ये सारा कुछ बताया गया, ये किसके द्वारा रखी गई थी? यूनेस्को के तत्वाधान में डेलर्स रिपोर्ट वर्ष 1996 में विश्व पटल पर इस रिपोर्ट को रखी गई थी और इसमें मुख्यतः 7 तनावों का उल्लेख किया गया था। एक तो वैश्विक बनाव स्थानीय था, दूसरा सार्वभौमिक बनाव विशेष, और तीसरा परंपरा बनाव आधुनिकता, चौथा आधुनिकता बनाव भौतिकता, पांचवा दीर्घकालिक बनाव अल्पकालिक विचार, छठवां प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता और आवश्यक
अवसर की समानता का आदर्श, और 7वां था ज्ञान का विस्तार और इसे आत्मसत्ता करने की क्षमता। तो ये 7 जो है तनावों के बारे में उल्लेख किया गया था डेलर्स रिपोर्ट वर्ष 1996 के अंतर्गत। तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य की श्रेणियां दी गई हैं और सूची 2 में यहाँ पर उन उद्देश्यों के उदाहरण दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सिंपली आपको मैच करना है। ये पर्यावरण से रिलेटेड आई होप कि ये क्वेश्चन टाइप हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ए में यहाँ पर दिया गया पर्यावरण जागरूकता, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका सिंपली तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना, ये जो है पर्यावरण की जागरूकता के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या हमें उससे फ़ायदे हैं, उनके रहने से हमारे जीवन का लेवल किस तरीके से बेहतर होता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन की लाइफ में पर्यावरण का। ठीक है, तो ये तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद से बी है पर्यावरण ज्ञान, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों तथा व्यक्तियों की सहायता करना, ये जो है आपका पर्यावरण ज्ञान के अंतर्गत मैच हो जाएगा। उसके बाद सी है पर्यावरण दृष्टिकोण, ये किसके साथ मैच होगा, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। पर्यावरण के लिए मूल्य यानी कि वैल्यूज के सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना, ये आपका पर्यावरणीय दृष्टिकोण होता है। उसके बाद से पर्यावरणीय कौशल जो है आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना, ये आपका पर्यावरणीय कौशल के अंतर्गत आता है। यानी कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड और उसको कैसे हम पहचान करें और उसका समाधान क्या हो सकता है, ये आपका पर्यावरण कौशल के अंतर्गत आता है। इसे आपको याद रखना है। तो इस तरीके से सिंपली मैच कर लेना था और इन चारों में से ही आपको राइट आंसर बताना था। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर सन पूछा जा रहा है आपसे। पहला है 1980 में, बी है 1982, सी है 1984, डी है 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1980 में जो है यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत कह लीजिए उस धरोहर में जो है ये शामिल कर लिया गया था। अब इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा है और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि पहले तो जब विभाजन आपका नहीं हुआ था तो उससे पहले पूरे भारत का ही ये हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद ये जो है आपका पाकिस्तान में चला गया और ये आपका प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा था, ये आपको याद रखना है। और इसे यहाँ का तख्त ए वही नाम से भी जाना जाता है, यानी पाकिस्तान में इसे तख्त ए वही के नाम से जाना जाता है और इसे मोहनजोदाड़ो के साथ वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित एक अन्य उच्च अधिगम का प्राचीन केंद्र रहा है। नालंदा के बारे में आप सभी को पता है, जिसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत में जो है इसको दर्जा दिया गया था। विश्व विरासत के यानी पूरे विश्व को इस धरोहर को संभालना है, तो विश्व विरासत का इसे दर्जा मिला था 2016 में। आई होप कि ये सारा डिटेल्स क्लियर हो गया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है, का शुभ आरंभ कब किया गया था। बेसिकली डेट ये आपसे पूछ रहा है 2010 में, 2011, 2012 और 2013 में। तो इसमें से राइट आंसर क्या है ये आपको बताने का प्रयास करना था। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2013 में इसका शुभारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्रीय योजना है और इसका शुभारंभ 2013 में किया गया था, ये डेट तो आपको याद कर लेना है। और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, कुछ उद्देश्य को आपको याद कर लेना है। कभी उद्देश्य के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। जैसे कि पहला उद्देश्य आपका है पात्र राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना।
2017 के अंत तक सकल नामांकन अनुपात को 32% तक बढ़ाना, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक एवं परीक्षा सुधार सुनिश्चित करना और SC ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ये आपके उद्देश्य हैं। याद रखना है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का, जो कि केंद्र के द्वारा चलाया गया एक योजना है। तो आई होप ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GIR उच्च शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त स्कूलों में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला दिया गया है 16 से 21 वर्ष की जनसंख्या, 17 से 22 वर्ष की, 18 से 23 वर्ष की, 19 से 24 वर्ष की। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 18 से 23 वर्ष की आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को ये दर्शाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए भारत में उच्चतर शिक्षा नामांकन की गणना सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER के संदर्भ में किया जाता है, जो कि 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या एवं उच्च शिक्षा हेतु नामांकित विद्यार्थियों की जनसंख्या का अनुपात होता है। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 और 19 में भारत का GIR यानी कि 26.3% था और विभिन्न वर्गों के अनुसार GIR के आंकड़े हैं, जैसे कि छात्र का यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 2018 और 19 में भारत की GIR जो कि मैंने अभी बताया था छात्र 26.3% था, और छात्रा यानी कि जो गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो था यहाँ अनुपात था वो 26.4 का था। और उसके बाद से अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी थे उनका जो GIR था 23% था, और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी थे उनका 17.2% का यहाँ पर ये अनुपात था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने डाउट्स को किसी भी संदर्भ में हो, किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर कॉमन प्रॉब्लम होगी आप सभी की तो उस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा, और आपकी प्रॉब्लम अकेले की होगी तो भी मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यपरक शिक्षा के सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो मूल्यपरक शिक्षा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहले दिया गया यह नैतिक शास्त्र का एक पाठ्यक्रम है। बी है यह किसी व्यक्ति के निजी अंतःक्रियाओं हेतु रिवॉर्ड और दंड की बात करता है। सी है विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। और डी है विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। और ई है यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित में करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना क्या करना है, राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, डी और ई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मूल्यपरक शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमता, दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को उस समाज के संदर्भ में विकसित करता है जिसमें वो रहता है, यानी जिस समाज में वो रहता है। और मूल्यपरक शिक्षा केवल नैतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम नहीं है, अपितु यह विद्यार्थियों को जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर ले जाता है और यह किसी भी विषय के शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मूल्यपरक शिक्षा जो है दंड एवं पुरस्कार की बात नहीं करता है, और यहाँ पर जो है आपका ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यपरक शिक्षा के सर्वोत्तम ये तीनों विकल्प व्याख्या करते हैं। विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार को सीखते हैं, यानी माता पिता ही पहले एक तरीके से क्लासरूम होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो शब्द होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बच्चे सीखते हैं। विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतर आत्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं और यह विद्यार्थी को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हुआ होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 और ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में दिया गया है कि यहाँ पर मानव विकास
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आईसीटी पहलों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। सूची 2 में विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनके लाभ क्या हो सकते हैं वो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो आईसीटी के पहल अपनाई गई, जिससे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ईपीजी पाठशाला है, ई यंत्रा है, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता रखा है, तो आप इजीली जो है इसे मैच कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आइए इसे हम मैच करते हैं और आप भी वीडियो को पॉज करके जो है इसे मैच करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो स्वयं के बारे में दिया गया है, तो स्वयं किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो स्वयं आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा चौथे के साथ। ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना है, तो यहाँ पर एकेडमिक से लेके स्नातकोत्तर के कोर्सेज जो है स्वयं के पोर्टल पे जो है उपलब्ध है, वहाँ पर आप किसी भी कोर्स में इनरोल होकर आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए स्वयं प्रभा जो है आपका, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रमों को 24/7 जो है आप स्वयं प्रभा के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर सी है ईपीजी पाठशाला, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा दूसरे के साथ। यहाँ पर ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं आप ईपीजी पाठशाला से, यानी कि एक तरीके से एक वेबसाइट है या एक ऐसा इंटरनेट वाला या डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ई विषय वस्तु जो इंटरनेट वाली पुस्तकें होती हैं, ई बुक्स होती हैं, वो सारा कुछ जो है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ई यंत्रा जो है आपका यहाँ पर पहले के साथ मैच हो जाएगा। अंतः स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, ये जो है ई यंत्रा के साथ जो है आपका इजीली मैच हो जाएगा। अब एक एक करके मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। वैसे मैंने कई बार आपको बताया इसके बारे में, स्वयं जो है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन्नत शिक्षा व कौशल को कवर करते हुए जो है वेब पाठ्यक्रमों का एक जो है समन्वित मंच है, प्लेटफॉर्म कह लीजिए है, जो कि मुफ्त प्रवेश देने के लिए शुरू किया गया है और इसे 9 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली इस पे आपको एकेडमिक के जो कोर्स हैं, स्नातकोत्तर के कोर्स हैं, ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें इनरोल होकर आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल आपको बताया है। स्वयं प्रभा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनलों वाला एक समूह है जो कि GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 के आधार पे जो है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और इसके बाद से ईपीजी पाठशाला क्या है, इसके बारे में यहाँ पर एक लाइन में मैंने बताने का प्रयास किया। तो ईपीजी पाठशाला एक पोर्टल है जो कि विज्ञान व मानविकी आदि विषयों में उच्च गुणवत्ता व पाठ्यक्रम आधारित मुफ्त इंटरेक्टिव विषय सामग्री उपलब्ध कराता है, जो मटेरियल्स हैं, ठीक है। उसके बाद से ई यंत्रा के बारे में मैं बता देता हूं। तो देखिए ई यंत्रा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, उसके तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य छात्रों को रोबोटिक्स बनाने व उससे जुड़ी तकनीकों की जानकारी देना है, इस ई यंत्रा का उद्देश्य। तो आई होप कि स्वयं प्रभा, स्वयं ईपीजी पाठशाला और ई यंत्रा के बारे में आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो गया होगा और जैसे हमने मैच किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो का सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ समझ में आया तो भी मुझे बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो भी मुझे बताइएगा। कुछ कमियां हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यानी दोनों, ऐसा नहीं कि एक ही पहलू को आप देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों पहलू को आप मुझे बताने का प्रयास करें। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें। बहुत सारा टाइम लगता है कंटेंट को बनाने में, बिजी शेड्यूल में मैं काम करके जो है आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं और वो भी इम्पैक्टफुल, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो आपके कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे अगर डिटेल के साथ आप सोल्व करते हैं। तो वीडियो का सेशन कैसा लगा, आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का ये बटन होता है उसको आप प्रेस करके जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस करके इस बटन को दबा लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि इस चैनल पे हर एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड किए जाते हैं, एग्जाम के अपडेट अपलोड किए जाते हैं, ऑथेंटिक जानकारी आपको बताई जाती है। तो अगर चाहते हैं आपकी ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में या आपके जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और ये वीडियो आप शेयर उन दोस्तों के साथ जरूर करिएगा जो कोचिंग्स नहीं कर सकते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के रूप में ये वीडियो साबित हो सकता है। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।